शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में सबसे चर्चित कोई बाबा हैं तो वो हैं बागेश्वर महाराज। और बागेश्वर महाराज ने कुछ ही समय में इतनी लोकप्रियता हासिल की है कि देश और विदेश में उनके भक्तों की एक बड़ी टीम खड़ी हो गई है। अब बागेश्वर महाराज सनातन हिंदू एकता यात्रा लेकर निकलने वाले हैं दिल्ली से मथुरा के लिए। उनका उद्देश्य है कि पूरे हिंदू एक हों। अब ये सनातन जो हिंदू यात्रा निकल रही है, सनातन हिंदू एकता यात्रा, इसका विरोध कोई मुसलमान नहीं कर रहे हैं, कोई विदेशी लोग नहीं कर रहे हैं। इसका विरोध वही कर रहे हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो हिंदू समाज के अंग हैं। और यह विरोध भी कोई दूसरे राज्य से नहीं, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से शुरू हुआ है। दरअसल एक पिछड़े वर्ग के नेता हैं दामोदर यादव, जिन्होंने मध्य प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी बनाई हुई है। इसके अलावा इनका एक और संगठन है, वो है दलित पिछड़ा समाज संगठन। ये जो दामोदर यादव हैं, इनका कहना है कि बागेश्वर महाराज संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, वे देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि यदि बागेश्वर महाराज देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं तो ये संविधान का विरोध है, क्योंकि संविधान ने सभी वर्गों को रहने की अनुमति दी है। और वे लगातार बागेश्वर महाराज की इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस यात्रा के खिलाफ राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और यात्रा रोकने की मांग की है। मैं आपको ग्वालियर में उन्होंने जो एक बयान दिया है वो सुनवाता हूँ। बागेश्वर महाराज नहीं बोलता हूँ, मैं धीरेन्द्र नाम जानता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो यात्रा की घोषणा की है, वो यात्रा का उद्देश्य भी साथ में बताया। और यात्रा का उद्देश्य वो बता रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य को अगर एक धर्म का बनाने की कोशिश अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये भी एक राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में। हमने राष्ट्रपति साहब को भी चिट्ठी लिख के मांग की है, और इस विषय में हम राजधानी में आंदोलन भी करने वाले हैं कि तत्काल प्रभाव से वो यात्रा रोकी जानी चाहिए। धीरेन्द्र के द्वारा निकाली जा रही यात्रा राष्ट्रद्रोही है, गैर संवैधानिक है, और देश में सांप्रदायिकता फैलाने के उद्देश्य से की जा रही है। आपने सुना, ये दामोदर यादव जी लगातार विरोध कर रहे हैं। अब इसके विरोध में बागेश्वर महाराज ने भी कहा कि ये ठटरी के बड़े नकटा, जो उनका एक शब्द है, लोकप्रिय शब्द है। न्यूज चली, एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल कही ना, कल कही, उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, आशीर्वाद के रूप में कहते आए हैं, लेकिन इसे दामोदर यादव ने अपना एक तरह से विरोध मान लिया। और 2 दिन पहले वे दतिया पहुंचे हैं और उन्होंने कायदा बागेश्वर महाराज के खिलाफ थाने में शिकायत की है। और उन्होंने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मेरी अर्थी जलाने की बात की जा रही है, यानी मुझे मारने की बात की जा रही है, और FIR कराने की कोशिश की। आखिर क्या वाकई दतिया पुलिस बागेश्वर महाराज के खिलाफ FIR करेगी? कल जो कुछ हुआ दतिया में, मैं वो आपको दिखाता हूं। किस तरह से एक हुजूम के साथ थाने पहुंचते हैं दामोदर यादव, और तमाम सारे लोग उनके साथ हैं, और वे मांग कर रहे हैं कि बागेश्वर महाराज के खिलाफ FIR की जाए। पूरे नेशनल लेवल पे सेंसिटिव बन चुका है, उसको इतने हल्के में लेंगे आप लोग? उनको रहना चाहिए था, और इसलिए रहना चाहिए था कि हम सिर्फ ज्ञापन देने नहीं, FIR कराने आए हैं एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। पहली चीज, जो भी वो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें सांप्रदायिकता फैलाने वाला भाषण दे रहे हैं। अभी 4 दिन पहले थी, आप सबने देखा होगा, तो वो भी हमें आपत्ति है। खैर, ये तो विषय हो गए कलेक्टर के। जो कल दतिया में दामोदर यादव ने एक सभा भी की है, बड़ी संख्या में लोग उनके साथ थे। मजेदार बात यह है कि बुंदेलखंड के दूसरे जो नेता हैं, जिनको अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश है, वे भी दामोदर यादव के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक RD प्रजापति छतरपुर से आते हैं।
उन्होंने भी दामोदर यादव के साथ स्वर में स्वर मिला दिया है और बागेश्वर महाराज का विरोध शुरू किया है। हालांकि आरडी प्रजापति पहले से विरोध कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, इसे आज हम समझेंगे। बुंदेलखंड के लोकप्रिय पत्रकार जो बुंदेली बौछार के संपादक है सचिन चौधरी जी, आज मैंने उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया है। और आप जानते हैं सचिन चौधरी जी ने बागेश्वर महाराज पे किताब भी लिखी है जो काफ़ी लोकप्रिय है और चर्चित किताब है। लेकिन किताब लिखना अपनी जगह है, सचिन चौधरी लगातार मुद्दों को उठाते हैं। यदि आप बुंदेली बौछार पर जाएंगे तो इस विवाद को लेकर कई वीडियो उन्होंने भी जारी किए हैं। हम अंदर की कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो यात्रा निकल रही है, उस यात्रा के पीछे क्या बिहार चुनाव का भी कोई गणित है? बिहार चुनाव के एंड टाइम पर ये हिंदू यात्रा क्यों निकाली जा रही है? बागेश्वर महाराज का विरोध बुंदेलखंड से ही क्यों हो रहा है? इन चीज़ों को समझने के लिए अपन चलते हैं सीधे सचिन चौधरी जी के पास। सचिन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सचिन भाई, पहले तो आपको बधाई। मैंने पहले भी आपको बधाई दे चुका हूं कि आपने बागेश्वर महाराज पर पुस्तक लिखी है। इसके बाद भी आप अपनी पत्रकारिता बड़ा निष्पक्ष ढंग से कर रहे हैं। दामोदर यादव की बात भी अपने चैनल पे दिखा रहे हैं और बाबा का तर्क भी दिखा रहे हैं। अब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के लोगों को समझवाने की आपके माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ, विवाद क्या है? ये यात्रा का समय जो है बिल्कुल बिहार चुनाव में वोटिंग होगी उसी समय ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है, ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अलग अब शुरुआत से बात करें कि पिछली जो एक यात्रा निकली थी बागेश्वर धाम से ओरछा धाम, साल भर पहले की बात है। तो उस यात्रा के समय ही ऐलान कर दिया गया था महाराज की तरफ से कि हम एक यात्रा और निकालेंगे। उसी समय या तो उस यात्रा के बीच में प्लान हुआ होगा या पहले से होगा, लेकिन एक साल पहले ये ऐलान था। और इस यात्रा का जो टाइम टेबल जारी हुआ था वो लगभग 3 महीने पहले जारी हुआ और चुनाव की डेट आई बाद में। तो पहले तो बिहार चुनाव के आसपास ये यात्रा है, ये तय है, लेकिन बिहार चुनाव के बीच में यात्रा प्लान हुई ऐसा नहीं है। इसके बाद अब और आगे बात करते हैं कि अगर बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस यात्रा से बिहार चुनाव में किसको कितना लाभ है ये अलग बात है। बिहार चुनाव की डेट से इस यात्रा को उल्टा नुकसान है, क्योंकि उतना मीडिया कवरेज यात्रा को नहीं मिल पाएगा। ये भी बहुत स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली मीडिया के लिए बिहार चुनाव महत्वपूर्ण है, तो उल्टा नुकसान है। इसके बाद जो यात्रा के मकसद की बात है तो पिछली बार भी वही था, सनातन हिंदू एकता। इस बार भी सनातन हिंदू एकता, जो थीम उनकी वही है। हिंदू राष्ट्र की बात भी आज से शुरू नहीं कर रहे, वो लगभग हमें लगता है जब श्याम मानव का विवाद हुआ था उसके तुरंत बाद, जब जो कार्यक्रम जो हमने अपनी किताब में पूरा उसका जिक्र भी किया था कि उसके तुरंत बाद महाराज ने रायपुर की कथा में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छेड़ा था। वो बात लगातार कर रहे हैं और उनका शुरुआत में उनने हिंदू राष्ट्र की बात करके बाद में उसको संवैधानिक जामा भी पहनाने की अपने बयानों में कोशिश की कि हम हिंदू राष्ट्र तो चाहिए, लेकिन हम मांग कर रहे हैं। हम हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, और मांग कोई भी कर सकता है। जब इस देश में अलग अलग मुस्लिम राष्ट्र भी हैं, ईसाई राष्ट्र भी हैं, यहूदी राष्ट्र भी हैं, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता उनके मुताबिक। तो ये पूरा हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है। अब जो विरोध की बात है, तो विरोध की बात यह है कि पूरे किसी भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे हम हो आप हो, हमारे काम से 50% लोग प्रशंसा करते हैं, 50% लोग आलोचना करते हैं। अब उन आलोचना करने वालों में से कोई एक मुखर व्यक्ति अगर आ जाए तो बाकी लोग उसके पीछे लग जाएंगे। बाकी सिंगल आलोचना तो आपकी भी हज़ारों लोग कर रहे हो, हमारी भी हज़ारों लोग कर रहे हैं। तो ये विरोध की पूरी अभी तक की कहानी है। अब ये बाबा की या बागेश्वर महाराज की रणनीति मानी है या चूक मानी है कि उन्होंने दामोदर यादव जी की प्राथमिक टिप्पणी पे काउंटर कर दिया। अब इसकी चूंकि हम तो नहीं करना चाहिए था ये नहीं, अभी भी उसी मैंने आप 2 चीज़ बोली कि या तो उनने जानबूझ के की या नासमझी या गलती से की, क्योंकि जानबूझ के भी वो कर सकते हैं। ये भी हम इसलिए क्योंकि यात्रा का वेटेज, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस बार मीडिया कवरेज या ओवरऑल चर्चा यात्रा की पिछली यात्रा के मुकाबले कम है। तो दामोदर की उसमें एंट्री के बाद उसकी चर्चा तेज हो गई है। तो ये भी हो सकता है कि उनने इसलिए भी किया हो, या हो सकता है कि उनने गलती कर दी कि एक क्योंकि दामोदर उन्हीं के सारे पे विरोध कर रहा है क्या? क्योंकि विरोध होगा तभी सफल होगी कोई चीज़। नहीं, जिस स्तर की भाषा दामोदर बोल रहे हैं उस स्तर की भाषा कोई अपने लिए नहीं बुलवाएगा।
आमतौर पे भी जैसे मेरा अपना मानना है, जैसे इस पूरे विषय में अभी मतलब सबके अपने अपने पक्ष हो सकते हैं कि वो अपनी यात्रा निकाल रहे, आप विरोध कर रहे हो, उनका अपना संवैधानिक अधिकार है, आपका अपना है, लेकिन भाषा की मर्यादा जो है किसी भी व्यक्ति को कभी किसी के लिए नहीं खोना चाहिए। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि एक तो दामोदर पर टिप्पणी जब से उन्होंने की दामोदर यादव पे, तब से दामोदर यादव के समर्थकों को या उनके लोगों को बल मिला, वहाँ से चीज़ें हाईलाइट हुई, मीडिया में भी हाईलाइट हुई, क्योंकि दामोदर यादव जी का अभी तक इसके पहले का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्थिर बैकग्राउंड नहीं है अभी तक का, कि क्योंकि इसके पहले वो कभी कांग्रेस में, कभी कमलनाथ के साथ, चुनाव के ठीक पहले वो कमलनाथ के समर्थन में पूरे क्षेत्र में यात्रा निकाले, बुंदेलखंड के गांव-गांव में गए, और फिर जब उनको खुद को टिकट नहीं मिली तो फिर वो कांग्रेस के विरोध ही हो गए, वो उसी कांग्रेस के। तो इसलिए पॉलिटिकल, मैंने ये नहीं कहा कि इस विषय पे अभी मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि इस पे वो स्थिर रहेंगे नहीं रहेंगे, वो उनका अपना अधिकार। जो उनकी अभी तक की पॉलिटिकल इमेज रही है वो बहुत ज़्यादा स्थिर व्यक्ति की नहीं रही है आइडियोलॉजी के हिसाब से। तो अब जब यहाँ आए हैं, यहाँ वो जिस मुखरता के साथ बात उठा रहे हैं, निश्चित तौर पे वो पूरा बड़ा वर्ग जो अंदर, कभी अंदर से, कभी बाहर से, कभी चुप से, कभी खुल के बागेश्वर बाबा के विरोध में था या उसके मन में बात थी, उसको दामोदर यादव को उनका समर्थन निश्चित तौर पे मिल रहा है, और कम से कम सोशल मीडिया पे स्पष्ट तौर पे वो दिखाई दे रहा है। तो इससे बाबा को कोई नुकसान दिख रहा है क्या आपको? देखिए क्योंकि इस दामोदर के विरोध के बाद बाबा ने पूरी रणनीति बदली है, उनको आइडिया बाबा के, अब अगले बयान आप देख रहे हो तो उन्हें चिंता है कि दूसरे वर्ग के लोग ना घुसाएं। वो उन्होंने 2 झंडे बना लिए, यात्रा के आगे और पीछे झंडा चलेगा, इसके बीच में ही लोगों को रहना है, और तमाम सारे उन्होंने कहना चाहिए प्रोटोकॉल जारी किया है। तो बाबा कहीं चिंतित दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए, चिंता तो निश्चित तौर पे जब आप किसी चीज़ का विरोध बहुत तेज होता है तो एक तो चिंता होती है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अभी तक इस पूरे सिस्टम में लोग नहीं समझ पाए, पिछली यात्रा इस यात्रा में बहुत बड़ा फ़र्क है। पिछली यात्रा आपके घर से निकली थी और आपके घर ही तक आई थी। आप बागेश्वर धाम से ओरछा धाम आए, घर हैं दोनों बुंदेलखंड, बिल्कुल बुंदेलखंड में ही है। बुंदेलखंड है। और दूसरा जो जनता थी वो जो हम चूँकि लगभग 5 या 6 दिन तो हम यात्रा में रहे उसमें, तो लगभग 10-12 हज़ार लोग बागेश्वर धाम से साथ में चले थे महाराज के, और वो 12 हज़ार लोग आखिरी दिन तक ओरछा में साथ थे। बाकी लोग आते गए, जुड़ते गए, जाते गए, ये रेगुलर चला। 10-12 हज़ार लोग बिल्कुल रेगुलर चले, और वो लोग थे जो बागेश्वर धाम से स्थायी रूप से जुड़े हुए हैं। तो वो एक जो लोग आपके कंट्रोल वाले लोग हैं, तो वो जब आपके साथ चलेंगे तो आपको चिंता कम होगी। दूसरी चीज़, आप अपने घर में चल रहे हो, यहाँ आप दूसरे राज्यों में चल रहे हो, ना केवल एक राज्य बल्कि 3-4 राज्यों से उन सीमाओं को गुजरना है। दिल्ली से चलेंगे आप, हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे, तो आप एक तो अलग राज्य में हो। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे कहा कि जब कोई विरोध करने वाला व्यक्ति होता है, तो जब आप दूसरे के ग्राउंड पे जाके आप कोई काम करते हो, तो वहाँ आपको अपनी सावधानियाँ, सतर्कता ये बरतना कहीं ज़्यादा जरूरी है। तीसरी चीज़, जो बड़ी रणनीति का बदलाव जो अभी देखा हमने, वो जैसे अभी हमारी आपकी बात हो रही थी कि जैसे उन्होंने कहा कि मुस्लिम वर्ग के 300 लोगों ने हमें समर्थन दिया। हाँ, कल ही मैंने सुना है कि उनका कहना है कि 300 मुस्लिम हमारे साथ चलेंगे। उसी में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि हमें किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी है, जबकि पिछली यात्रा में ये तो उन्होंने समझाया है अपने यात्रा में चलने वालों को, प्रोटोकॉल जो बनाया है कि हमें किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं करनी। लेकिन पिछली यात्रा में टी राजा ने आके क्या क्या बोला छतरपुर में, तो क्या इस बार टी राजा नहीं आ रहे हैं? अगर वो आएंगे तो वो बोलेंगे, वो बोले बिना तो रुकेंगे नहीं। तो ये बदलाव वो महाराज जी की रणनीति में क्या है, ये अगले 7-8 दिन में देखिए। टी राजा बोलेंगे मुसलमानों के खिलाफ, वही हम कह रहे हैं। मुसलमानों और बाबा का तो अभी कोई विरोध ही नहीं है। अभी विरोध हो रहा है, दलित पिछड़ा वर्ग महाराज का विरोध कर रहे हैं, और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि आप कहते हो जातिवाद की करो विदाई, तो आप दलितों में शादी करेंगे? ये मुद्दा भी उठा दिया है। अब एक वर्ग बड़ी प्रमुखता से कह रहा है कि बाबा तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम खुद चिल्ला के बोल रहे हो कि मैं घोड़ी चढ़ने वाला हूं, तो क्या अपने लिए कोई दलित बच्ची, पिछले वर्ग की बच्ची आप पसंद करोगे? ये इस तरह का मुद्दा उठ रहा है। बाबा एक और कर रहे हैं एकता की बात, हिंदू एकता की बात। अब लोग उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं, कितना दम है इन सवालों में? मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति के अपने अधिकार हैं कि आप दलित वर्ग में शादी करोगे कि नहीं करोगे। शादी सबके जीवन का अपना निजी अधिकार है, मामला है। और हम ऐसी बातें खास तौर से महिला वर्ग के लिए कि भाई कोई बेटी, हम बेटी पे ही क्यों करते हैं, कोई बेटी उनके घर क्यों जाएगी?
मतलब वो भी हमारी बेटी होगी ना, दलित परिवार की, ओबीसी परिवार की, हर चीज़ शादी पे क्यों? बाबा अपना एक तर्क देते कि हम तो 150 दलित और गरीब बच्चियों की या ओबीसी बच्चियों की शादियां हम भी तो अपने पैसे से करते हैं, बेटी बना के कर रहे हैं, और बेटी बना के कर रहे हैं। तो अब आप कह रहे हो कि आप पत्नी बनाओगे, वो तो कह रहे हम बेटी, हमने बेटी बना के उनका कन्यादान भी किया। तो ये तो फालतू के सवाल हैं। सवाल कुल मिला के ये है कि एक ऐसा विरोधी वर्ग, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक विरोधी वर्ग होता है, इनका भी हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि महाराज जी के पूरे सिस्टम में कोई खामी नहीं हो, तमाम खामियां उनके भीतर में, तमाम अच्छाइयां भी उनके सिस्टम में है। तो उन जो खामियों को कई बार आवाज़ नहीं मिलती है, तो एक समय होता है, हर चीज़ की टाइमिंग होती है। एक बड़ी यात्रा निकल रही है, राष्ट्रव्यापी यात्रा निकल रही है, उसको एक आवाज़ मिली, तो वो जो जितने जो विरोध वाले स्वर हैं वो एक साथ उठ के आए हैं। हालांकि इससे कम से कम इस विरोध से नुकसान हमें कहीं नहीं दिखता है, नुकसान जैसी हमें स्थिति, क्योंकि ये और चर्चाओं में लाएगी यात्रा को। भविष्य में अब एक चीज और होती, बल्कि इसकी ये मानिए कि एक चुनौती होती। कई बार क्या होता है कि आप नहीं, आज यदि आपको विरोध का नुकसान नहीं दिख रहा है, भविष्य में यदि दामोदर यादव की टीम बढ़ती है, आरडी प्रजापति के साथ लोग जुड़ते हैं और बुंदेलखंड में बाबा का जगह जगह विरोध शुरू होता है, तो क्या ये लोकप्रियता में कमी नहीं आएगी उनकी? ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं इसको, चूंकि जितनी मैंने आपको शायद अपनी पुस्तक में ये बात लिखी है कि जितनी बार भी बाबा के ऊपर या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर समस्याएं आईं, वो उसके बाद डबल मजबूत होकर निकले। तो मैं अभी की स्थिति में नुकसान की बजाय एक नई चुनौती के तौर पे इसको देख रहा हूं, क्योंकि जिस समय श्याम मानव का जो कांड जब हुआ, जब उन्होंने सीधे तौर पे इनके कई आरोप लगाए, इसके बाद 2-3 और भी विषय आए, तो हर बार वो नए तरीके से निखर के सामने आए। तो एक नई चुनौती निश्चित तौर पर, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब आपके घर में ही आपके विरोध में जो लोग अभी दबे छुपे थे, वो लोग अगर खुल के सामने आ जाएं तो फिर आपके लिए चुनौती है। और इस चुनौती के साथ साथ अब दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो बाबा के कट्टर लोग हैं वो इसको कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया पे युद्ध की स्थिति है, आप पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, वो उनके लिए लिख रहे हैं, हम उनके लिए। अब तो मतलब शब्दों की मर्यादा भी टूट गई है, शब्दों की मर्यादा। दामोदर को तमाम उल्टी सीधी बातें लिखी जा रही हैं कि जूते मारो, फलाना करो, ये सब चीजें। सो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब चल रहा है। लेकिन वह आपसे कहूँ, चूंकि दामोदर के पक्ष के लोग भी बाबा के खिलाफ कर रहे हैं। तो जो दामोदर जी ने भी जो भाषा की शुरुआत करी, जैसे मैंने एक बहुत अच्छी बात एक पढ़ी थी या कहीं सुनी थी कि इस दुनिया में चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होती है। ना किसी की आयु की पूजा है, ना किसी के रूप रंग की पूजा है, ना किसी के, एक उसके चरित्र की पूजा है। बाबा धीरेन्द्र के शास्त्री महाराज, जिनकी उनमें आस्था है, उनके लिए वो एक धार्मिक बड़े व्यक्तित्व हैं। तो आप किसी के धार्मिक बड़े व्यक्तित्व के लिए अनापशन आप मुद्दों की बात, संविधान की बात, लोकतंत्र की बात, हर व्यक्ति का अधिकार है। अगर आप शब्दों की मर्यादा अगर आप छोड़ेंगे तो फिर निश्चित तौर पे उनके लोग आएंगे। और ये बात दामोदर जी के लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए भी कह रहे हैं कि आप संत हो के आप अपनी मर्यादा छोड़ते हो। तो ये सबके अपने अपने मापदंड हैं सोशल मीडिया के दौर में, लेकिन शब्दों की मर्यादा निश्चित तौर पे ऊपर तो बैलेंस हो जाएगी, नीचे जो गंदगी है वो शायद बहुत दुखदायी। सचिन भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मेरी इस खबर का मेन बिंदु है वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कल बड़ी संख्या में लोग दतिया के थाने में पहुँचे हैं FIR कराने, क्योंकि दामोदर यादव दतिया के रहने वाले हैं, तो वो उन्होंने दतिया को ही चुना FIR कराने के लिए, और बड़ी संख्या में लोगों को लेके थाने पहुंचे हैं। और थाने में उन्होंने बदतमीजी नहीं की, किसी ने भी कोई नियम कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, शिकायत की बात कर रहे हैं और बिल्कुल व्यवस्थित होकर वो वहाँ के पुलिस वालों से कह रहे हैं कि भाई आप हमारी FIR करें। आपको लगता है कि जो शब्द बोले गए हैं पुलिस FIR करेगी बाबा के खिलाफ? वो 2-3 जो विषय हैं उन पर कहीं FIR बनती नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो पॉलिटिकल आधार पे FIR होती है। नहीं, यदि मैं आपको बोल रहा हूँ, यही शब्द यदि किसी नेता के बारे में आप बोल दो और वो नाराज हो जाए तो कल FIR करा देगा। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह कमलनाथ के खिलाफ कम से कम 25-30 FIR हैं सिर्फ इस मुद्दे पे कि उन्होंने नेताओं से सवाल पूछ लिए। सब वो मैंने आपसे क्या कहा, आपने चूंकि मुझसे पूछा, मैं शासन तो हम आप जो पॉइंट्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ठट्टी के बरे, तो ठटरी के बरे जो शब्द है मैंने उसकी पूरी व्याख्या करी है कि ये बुंदेलखंड में प्रेम भाव पूर्वक किसी को इसको कहते हैं टोंचना, एक बुंदेलखंड में शब्द है कि किसी को पिंच करना। एक माँ बेटे से कहते हैं ठटरी के बरे, है ना। तो ठटरी के बरे किसी को आग लगाना नहीं है, पहली बात। ठटरी के बरे और हम तुम्हारी ठटरी बार देंगे, ये 2 अलग अलग शब्द हैं। ठटरी के बरे मतलब कि हम कामना कर रहे हैं कि ठटरी बरे, हम तुम्हें लगा नहीं रहे आग, या हम तुम्हें धमकी नहीं दे रहे। तो ये शब्द जब आप सिंपल शब्दों की भाषा में जाओगे तो ये है। अब अगर दूसरी तरफ आप बात करो तो दामोदर जी ने भी 50 ऐसे शब्द बोलेंगे कि जिन पे FIR हो जाएगी।
काउंटर हो सकती है क्या? तो फिर आप नहीं, मैं तो लेकिन आपसे ठटरी के बड़े शब्द एफआईआर की श्रेणी में कोई साबित नहीं कर पाए, ये दावा है हमारा। ठटरी के बड़े शब्द। लेकिन उनका एक बात और भी कहना है कि अब जब से उन्होंने ये बात कही है तब से महाराज के समर्थक और देश विदेश से उन्हें फोन आ रहे हैं, उनके फोन बंद नहीं हो रहे, उन्हें मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो यदि वाकई उनके पास फोन आ रहे हैं, मारने की धमकी दी जा रही है, तो वो महाराज के अज्ञात के खिलाफ तो हो ही सकती है। नहीं तो वो महाराज की, तो वो ऑडियो कॉल लेके उस, नहीं अज्ञात क्यों करें? अगर हाँ, किसी के पास कोई कॉल आ रहा है, नंबर आप कॉल डिटेल लेके आप एफआईआर कराइए, इस पे तो हो सकती है। इसमें कौन, ये तो आम आदमी किसी के लिए भी क्या हो सकती है भाई। जैसे आपको कोई व्यक्ति फोन पे जान से मारने की धमकी दे रहा है, आप उसका नंबर दो, आप उसका नंबर मिल जाएगा। संजय भाई, आप अपने अनुभव के आधार पर मुझे ये बताइए कि ये प्रायोजित लड़ाई है, गंभीर लड़ाई है, और यदि गंभीर है तो ये कहाँ तक जाएगी? देखिए, चूंकि जितना मैंने अभी तक दामोदर यादव जी की पॉलिटिक्स देखी है, इस और जितना मैंने अभी तक बागेश्वर बाबा का काउंटर देखा है, इसलिए इस सवाल को कम से कम 10 दिन अभी ये सवाल, और जब तक स्थगित रखें, स्थगित 10 दिन बाद अपन बात 10 दिन बाद, क्योंकि दोनों चीजें हैं कि दामोदर यादव जी की प्रायोजित अभी भी हो सकता है। नहीं, जो मैंने आपको दो अलग अलग बात कर रहा हूँ। एक दामोदर यादव जी की अभी तक की पॉलिटिक्स, हमारा बहुत अच्छा परिचय है दामोदर जी का, हम इंटरव्यू पूर्व में कर चुके हैं। अभी तक की पॉलिटिक्स उनकी स्थायी नहीं रही है, स्थिर नहीं रही है, मुद्दा विशेष को स्थिर नहीं रही है। तो वो अगले 10 दिन कितना स्थिर रहते हैं, और इस 10 दिन में बागेश्वर बाबा की यात्रा पे क्या असर आता है, बागेश्वर बाबा इस पे काउंटर करते हैं, साइलेंट में चले जाते हैं। इन दो के बाद 10 दिन बाद पता चलेगा कि असर कितना है। फिलहाल ये है कि अभी तक यात्रा शांतिपूर्वक चल रही थी, अब इस पूरे विवाद से यात्रा में गर्माहट आई है, दोनों तरफ से गर्माहट आई है। तो फिलहाल यात्रा चर्चाओं में है। फायदा हो गया इससे, कम से कम यात्रा में तो हो गया है, ये मैं कह रहा हूँ। यात्रा में तो अच्छा, निश्चित एक आखिरी सवाल सचिन भाई मैं पूछ रहा हूँ। मैं हमेशा गौर से बाबा को देखता हूँ, बाबा का जो एजेंडा है वो वही एजेंडा है जो नरेंद्र मोदी का एजेंडा है या संघ का एजेंडा है। तो क्या बाबा जानबूझ के वही सब चीज़ें करते हैं? अब उनको दिल्ली से मथुरा तक यात्रा क्यों निकाली उनने, मतलब क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उन्हें अब ये राम मंदिर के बाद में संघ और बीजेपी और इनका एजेंडा तो है ही है इनका, कि कैसे भी इसको मतलब मथुरा वाले मुद्दे को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो अब राम मंदिर के नाम से तो वोट मिलने वाले नहीं है, मथुरा के नाम से वोट मिलेंगे, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के नाम से मिलेंगे। और आगे कर दिया गया है बाबा को, पहले भी हमने देखा है कभी कई संतों को आगे किया गया था। आपको लगता है कि बाबा संघ के एजेंडे पे या मोदी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं? देखिए, अब इसकी भी फिर दोनों ही पॉइंट ये हैं कि अगर आप धर्म की बात करोगे या हिंदू धर्म की बात करोगे तो स्वाभाविक तौर पे दूसरे पक्ष को फायदा होता ही होता है। ये देश की बहुत सामान्य सी तासीर, मतलब पिछले पॉलिटिकल सिस्टम हो चुका है। तो अब लेकिन आप जैसे अब इसी पे बात करो, पिछली वाली यात्रा थी, पिछली वाली यात्रा में वो ये कहा गया कि सब वो भी आरएसएस कल की लाइन है कि हम सब हिंदू भाई भाई। तो अब हिंदू को भाई भाई कहने में भी एजेंडा हो जाए तो फिर क्या है ना। तो इसलिए अगर मान लो अगर यात्रा ऐसी बनानी थी तो अयोध्या से मथुरा भी बनाई जा सकती थी। तो वो तो एजेंडा क्या है, ये तो पॉलिटिक्स के बहुत ऊपर की बातें हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पे बाबा का एक फॉर्मेट है जो मैं समझ पाया हूँ तक, कि वो हर 6 महीने में अपने आप को टीआरपी में बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, सचिन चौधरी जी का वाकई अनुभव बहुत गहरा है और उन्होंने बड़ी स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिस यात्रा की चर्चा कोई नहीं कर रहा था, उस यात्रा की चर्चा कम से कम दामोदर के बयान के बाद पूरे देश में होने लगी। बाबा जी को शायद इस यात्रा को लेकर एक चिंता थी कि बिहार चुनाव के दौरान उन्हें फुटेज मिलेगा नहीं मिलेगा, पब्लिसिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन धन्यवाद बाबा को करना चाहिए और बुला के टीका भी करना चाहिए, सॉल्व भी बनाना चाहिए दामोदर यादव को, जिन्होंने इस बाबा की यात्रा को एक बार पूरे देश में चर्चा में जरूर ला दिया है। वाकई ये लड़ाई कितनी गंभीर है, कहाँ तक जाएगी, इसके लिए सचिन का कहना है कि हमें 10 दिन और इंतजार करना चाहिए। इस सवाल को हम 10 दिन तक स्थगित करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 10 दिन बाद फिर से हम इस बाबा की यात्रा पर फिर से चर्चा करेंगे, फिर से सचिन जी को बुलाने की कोशिश करेंगे। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।